हेलो एवरीवन। तो आज अपन बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था जो कि एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। एक तो डिफरेंट वाटर स्कीम्स के बारे में जो कि राजस्थान में और इंडिया में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसके बारे में, जो कि बेसिकली है वाटरशेड्स की, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस के बारे में जिसके आने के भी चांसेस अभी हैं काफी, क्योंकि डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस आ गई हैं वाटरशेड को ट्रेड करने के लिए। इसलिए ये दो चीज पे आज अपन डिस्कशन करें। तो पहला अपना सबसे पहले स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो अपन इनिशियल देखते हैं, हिस्ट्री से देखते हैं कि शुरुआत कहां से हुई वाटरशेड डेवलपमेंट की। सबसे पहले जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था उसको बोलते थे WTP, ठीक है, जो 62-63 में आया था। जो रिवर वैली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये चीज इंट्रोड्यूस किए थे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा 62-63 में, ठीक है। तो क्या है, जो मेन स्कीम्स है ना उसके बारे में आप सब चीजें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी दूसरी स्कीम्स है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बीच में पता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनके लॉन्च ईयर याद रख लीजिएगा और फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। सभी जो स्कीम्स हैं अपनी वाटरशेड डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, इनको अपन NRM भी बोलते हैं, जिनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें यूज करते हैं, सिनोनिमस हैं ये दोनों के, या तो उसको वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं या अपन अब उसको NRM स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। देन अपने पास जो पहली वाटरशेड डेडिकेटेड स्कीम्स आई थी वो थी अपने पास DPAP, जिसका फुल फॉर्म था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट्स इसके बेस पे अपन डिफाइन करते थे किसी भी एरिया को कि कौन सा एरिया ड्रॉट प्रोन है या क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। उन पर्टिकुलर एरियाज को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने जो है ये DPAP स्कीम को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो ये कब आई थी? 73-74 में। हालांकि अलग अलग लिटरेचर में इसका अलग अलग मेंशन है, बट इसका जो गाइडलाइन है, इसके जो मॉड्यूल है जो कि सरकार ने जारी की थी, मैंने उससे ये निकाला है। तो ये 73-74 में आई थी और राजस्थान के 11 डिस्ट्रिक्ट के 32 ब्लॉक्स में थी, ठीक। सब जगह नहीं होती है स्कीम्स, ठीक है। तो जो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया थे या अपन बोल सकते हैं जो ड्रॉट प्रोन एरिया थे, सिर्फ उसी में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, DPAP। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम थी अपनी वो थी DDP। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोलते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये दो टाइप के डेजर्ट्स होते हैं इंडिया में, आपको पता है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। इन दोनों में इस स्कीम्स को लाया गया था उनके डिजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, DPAP भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है। लॉन्च कब किए थे इसको? 77-78 में, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल वाटर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। नेशनल वाटर कमीशन जो है बनाया गया था ऑन एग्रीकल्चर, तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके बेस पे जो है वो DDP को इंट्रोड्यूस किया गया था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये हॉट डेजर्ट कहां कहां पर? हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। मेजर पोर्शन इसमें राजस्थान का था, और कोल्ड डेजर्ट था इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक है। तो यहां भी इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका क्या हुआ बाद में, जो बहुत सारी स्कीम्स हो गई, NWDPRA, DDP, DPAP। तो 94, 95 या 95 के जो एरा था उसमें इन सब स्कीमों को क्या है कि मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो 95, 96 के टाइम में क्या हुआ था, ये स्कीम को DDP के साथ, DPAP के साथ में मर्ज कर दिया गया था। और पहले इसमें 7 स्टेट थे, बट बाद में इसमें 40 डिस्ट्रिक्ट के 227 ब्लॉक्स को ओवरऑल जो है वो सभी स्कीम्स मिला के हो गए। तो आप याद रखिएगा जो मर्जर हुआ था 95-96 में हुआ था, और आफ्टर मर्जर जो है इसमें 40 डिस्ट्रिक्ट्स और 22-27 ब्लॉक्स हो गए थे, ठीक है। और जो मर्जर हुआ था वो हनुमंत राव कमेटी की गाइडलाइन पे, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, आप याद रखिएगा। इन कमेटी ने क्या है कि कुछ गाइडलाइंस को भी रिवाइज किए थे, कुछ अप्रोचेस को भी रिवाइज किए थे, कुछ नई अप्रोचेस इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये हनुमंत राव कमेटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। 94-95 में इन्होंने काफी गाइडलाइंस को चेंज किए थे और वाटरशेड डेवलपमेंट में बहुत एक ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो मर्जर के बाद में देख ली राजस्थान में जो है ये स्कीम का एक्सटेंड किया था 16 डिस्ट्रिक्ट के 85 ब्लॉक्स में, ठीक है। और 1987 हेक्टेयर में एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। 1987 हेक्टेयर में था इसका एक्सटेंशन, और 16 डिस्ट्रिक्ट के 85 ब्लॉक्स में कवर करती थी, ठीक है। इसमें जो शेयर होता था 75-25% शेयर होता था सेंट्रल स्टेट का। अपन बात करते हैं IWDP के बारे में, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें अप्रोच थोड़ा बहुत चेंज करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाया गया, ठीक है। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और ये आई थी 88-89 में, ओके। फिर हुआ क्या था 1994 में, मैंने आपको बताया था कि CH हनुमंत राव के हेड में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया था 94 में, ठीक है। उनने सजेशन ये दिए थे कि जो सजेशन है जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सबमिट किए थे, और उनने बनाए थे कॉमन गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये कॉमन गाइडलाइंस कब आई थी? 94-95 में।
ऑन द सजेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द वाटरशेड, ऑन द सजेशन रिपोर्ट ऑफ द CH हनुमंता राव कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को जो है सबमिट किए थे। उस गाइडलाइंस के बेस पे इसको बोलते हैं अपन कॉमन गाइडलाइंस, ठीक है। तो जितनी भी इसके बाद में, और आपको पता 94 95 में सब स्कीम्स का मर्जर भी हो गया था, तो सब स्कीम को मर्जर करके एक कॉमन स्कीम बना दिया गया था और उनको सबको 94 95 में एक कॉमन गाइडलाइन के अंडर में ला दिया गया था, ठीक है। इन कॉमन गाइडलाइन को जो बाद में रिवाइज किया गया था 2001 और 2003 में, ठीक है। देन अपने पास स्कीम आई थी NWDPRA, जिसको अपन बोलते हैं नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द रेनफेड एरियाज। ये पर्टिकुलरली जो कॉन्सेंट्रेटेड थी रेनफेड एरियाज थी। रेनफेड एरियाज आपको पता है जिसको अपन बोलते हैं फैलो लैंड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द, जो कंप्लीटली डिपेंड होती है रेनफॉल पे, जहां पर एग्रीकल्चर, उसको अपन बोलते हैं रेनफेड एरियाज, ओके। वहां इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, ओके। लॉन्च कब किए गए थे इसको? 2000 से 2001 में। बेसिकली ये एरिड और सेमी एरिड और राजस्थान में किया गया था और पहली वाले से माइक्रो वाटरशेड के कंसेप्ट को लाया गया था। तो पहले क्या होता था कि जो माइक्रो वाटरशेड से और छोटी यूनिट्स होती थी, उस यूनिट्स पे जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन होते, ठीक है। बट NWDPR में क्या किया था, माइक्रो वाटरशेड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए थे और पहले जो स्कीम्स होती थी वो रेवेन्यू बाउंड्री को फॉलो करती थी। आपको पता है कि कोई वाटरशेड की बाउंड्री जो है वो एक रिज लाइन होती है, ठीक है। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी वाटरशेड की रिज लाइन जो है वो गांव की रेवेन्यू बाउंड्री से इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उससे कोइंसाइड करे, ठीक है। तो होता क्या था, पहले जो स्कीम्स थी वो गांव के बेसिस पे लाती थी कि ये पर्टिकुलर गांव है या ये पर्टिकुलर ब्लॉक है जो इस स्कीम में अंडर में सैंक्शन होंगे, ठीक है। बट NWDPR में ये देखा गया कि माइक्रो वाटरशेड, क्योंकि किसी भी वाटरशेड को अगर ट्रीट करना है तो उसके टॉप से लेके बॉटम तक अपन को ट्रीट करना पड़ेगा। आधा वाटरशेड को अगर अपन ने ट्रीट कर दिया और आधे को छोड़ दिए तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं हो पाएगी। तो इसको जो है इसको बाईपास करने के लिए NWDPR में पहली बार माइक्रो वाटरशेड की कंसेप्ट लाया गया था और इसके बाद से 2001 के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं आज भी वो माइक्रो वाटरशेड के बेस पे ही सैंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है हरियाली गाइडलाइंस, ठीक है, जो कि 2003 में आई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि आपने देखे थे टू इन्वॉल्व द विलेज कम्युनिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाटरशेड प्रोजेक्ट अंडर ऑल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हुआ था IWDP ड्रॉट वन एरिया प्रोग्राम DDP। द गाइडलाइंस फॉर द वाटरशेड वर अडॉप्टेड 1995 में, इसको जो है अडॉप्ट करके कॉमन गाइडलाइंस लाया गया था, जिसको 2001 में जो है रिवाइज किया गया था, ठीक है। बट उसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए उसके प्रोसेस को और कुछ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए और मोर मीनिंगफुल प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज एक न्यू गाइडलाइंस लाई गई 2003 में, जिसको अपन बोलते हैं हरियाली गाइडलाइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हरियाली गाइडलाइंस है क्योंकि 2003 के बाद में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं इस गाइडलाइन पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत छोटे मोटे रिफॉर्म्स आए हैं इस गाइडलाइंस में भी, स्कीम्स के हिसाब से इसमें रिफॉर्म्स आते रहते हैं, बट जो बेस है, ठीक है, जो बेसिक जो अप्रोच है वो जो हरियाली गाइडलाइंस का ही यूज करते हैं आज भी प्रोजेक्ट के लिए, ओके। तो उसको अपन बोलते हैं हरियाली गाइडलाइंस 2003 में आई थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है इसमें, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया होता है। तो इसमें सब टाइप की एक्टिविटीज, जो वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है कि सिर्फ अपन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट तक या फिर जो अपन बोलते हैं गली ट्रीटमेंट, इससे थोड़ा ऊपर उठ के इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लाया गया, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे लाया गया कि वाटरशेड डेवलपमेंट के साथ साथ में वहां के जो लोकल के लोग हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनके पास रोजगार भी होना चाहिए, उनके पास इतना कृषि एरिया होना चाहिए कि उनको माइग्रेट ना करना पड़े, ठीक है, उनके पास पशुपालन भी होना चाहिए, मिक्स एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। तो सब चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हरियाली गाइडलाइंस में जो है वो इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट था, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट था पूरी एरिया का, ओके। स्ट्रेटेजी, इसमें एजेंसीज कौन होती थी, इसमें एक तो स्टेट एजेंसी होती थी जिसको अपन बोलते थे SLN, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, ओके। उसके नीचे होते थे DRDA बेसिक होता था, जो जिला परिषद जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, तो वो होती थी जो कि डिस्ट्रिक्ट पे होती थी। उसके नीचे होते थे PIA मतलब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, जो कि ब्लॉक पे होती थी। उसके नीचे होती थी GPs, ठीक है, जो GPs जो है वो इंप्लीमेंट करती थी प्रोजेक्ट को, और बाकी PIA, DRDA और SLN ये सैंक्शनिंग और सुपरविजन बॉडी होती थी, ठीक है। तो ये 4 लेवल का जो स्ट्रक्चर होता था इसमें। तो PIA के पास में क्या अपनी एक टीम होती थी, ठीक है, जिसको अपन बोलते थे वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। तो उस टीम में क्या मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो एक्सपर्ट्स होते थे, ठीक, इनको अपन बोलते थे वाटरशेड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। 4 टाइप के इसमें एक्सपर्ट होते थे। एक तो होता था सोशल साइंटिस्ट, जो कि बेसिकली सोशली जो वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए उसका यूज करते थे। एक होता था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वहां पर कुछ न्यू इनोवेशन आया एग्रीकल्चर में या कुछ न्यू सीड्स आए हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, थोड़ा बहुत अवेयरनेस के लिए इनके लिए एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यूज करते थे अपन। एक होता था इसमें वेटरनिटी।
वेटरनिटी पर्सन होता था, वेटरनिटी साइंटिस्ट होता था, जो कि वहां के पशुपालन में उसको प्रमोट करने के लिए, वहां पर उसको असिस्ट करने के लिए, वहां पर्टिकुलर एरिया में उसके लिए वेटरनरी पर्सन होता था। और एक होता था इंजीनियरिंग का पर्सन, ठीक है, जो कि टेक्निकल पर्सन होता था, जो कि एनआरएम में जो अपन जैसे गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर अपन ने देखे थे एग्रोनॉमिकल मेजर सॉरी इंजीनियरिंग मेजर्स होते हैं, बंडिंग हो गया, टेरेसिंग हो गया, इन सबको करने के लिए एक वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में एक मेंबर होता था इंजीनियरिंग का, तो वो इस सब चीजों को असिस्ट करता था, ठीक है। तो ये चार टाइप के मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो लोग होते थे, जिनको अपन बोलते थे वाटरशेड डेवलपमेंट टीम, जो कि पीआईए के अंडर में होती थी, ठीक है। तो पीआईए के पास डब्ल्यूडीटी टीम होती थी, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स होते थे। जो यूजीस और एसएचजीस, ये बेसिकली क्या है, सोशियो इकोनॉमिक टाइप का कंसेप्ट था कि यूजीस मतलब यूजर ग्रुप्स होते थे, ठीक है। यूजर ग्रुप्स क्या होते थे कि जो भी उस प्रोजेक्ट्स में बेनिफिशियरी हो रहे हैं उनका एक ग्रुप बना देते थे कि उनको भी डिसीजंस में शामिल करना है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम इसमें पावर्स देके रखे हुए थे। एसएचजी जो होता था सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि कुछ एक्टिविटीज, रोजगार की एक्टिविटीज को लेते हैं, उनको अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसको अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, देन वो धीरे धीरे वो ग्रो करता है। आज की लैंग्वेज में बोले तो एक स्टार्टअप, ठीक है, बट बहुत छोटे लेवल का, ठीक है। जैसे दो चार लोगों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान का सेटअप कर लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहे हैं और जितना भी डेप्थ है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो बहुत छोटा अमाउंट रहता था, 5,000, 10,000, 25,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो सरकार प्रोवाइड कर देती थी थ्रू दिस स्कीम्स, ठीक है। इस स्कीम्स के थ्रू उसमें प्रोवाइड कर देते थे और धीरे धीरे ग्रो करके उसको रिटर्न कर देते थे, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन देते थे एक प्रकार से। तो इन ग्रुप्स को अपन बोलते थे एसएचजीस, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ओके। ये जो है जीपीस बनाते थे विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूडीटीज, ठीक है। देन अपन बात करते हैं 2008 की, ठीक है। तो हरियाली गाइडलाइंस 2003 में आने के बाद जितनी भी स्कीम्स हैं इन सब में ये हरियाली गाइडलाइंस के हिसाब से इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हुआ। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक न्यू गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें अब वाटरशेड एरिया को, पहले जो माइक्रो वाटरशेड अपन लेते थे तो एक सिंगल माइक्रो वाटरशेड का एक प्रोजेक्ट एरिया मानते थे, ठीक है। बट हुआ क्या, 2008 में एक गाइडलाइंस बनाई गई, उसमें बोला गया कि जो वाटरशेड एरिया है उसको 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच में सैंक्शन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा एरिया अपन जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन का जो एरिया थोड़ा बड़ा हो गया था। उसमें भी वाटरशेड होते थे, माइक्रो वाटरशेड होते थे, बट मल्टीपल वाटरशेड्स होते, माइक्रो वाटरशेड्स होते थे, 5, 6, 10 इस टाइप के माइक्रो वाटरशेड्स होते थे। बट जो टोटल एरिया होता था वो होता था 10,000 से 5,000 हेक्टेयर, ठीक है। जो सैंक्शनिंग कॉस्ट होती थी वो होती थी 6,000 रेट पर हेक्टेयर से अब इंट्रोड्यूस हो गई थी 2008 में, वो हो गई थी 12,000 रुपीज पर हेक्टेयर, ओके। हालांकि ये जो डेजर्ट एरिया है और नॉन डेजर्ट एरिया उनके लिए वेरी करती थी, ठीक है। इन जनरल जो था 6,000 से हो गया था 12,000 रुपीज पर हेक्टेयर, ओके। पीरियड जो होता था अब हो गया 4 से 7 इयर्स का, और इसमें जो इनिशियल शेयर था, ठीक है, वो था 90 to 10 सेंट्रल टू स्टेट शेयर, ठीक है। हालांकि ये जो शेयर है ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा इनिशियल शेयर अलग होता है कि कितना कौन पैसे देगा। तो इनिशियली जो था सेंट्रल को 90% देना था और स्टेट को 10% देना था, ठीक है। बट वो अब चेंज होते रहता है, अभी जैसे 60-40 चल रहा है, ओके। तो ये 2008 के बाद में जो है IWMP स्कीम आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि आज भी ये स्कीम इनडायरेक्टली अभी भी चल रही है स्कीम। इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो IWDP अलग थी, IWMP अलग है, ठीक है। यहां पर आ गया मैनेजमेंट। और ये स्कीम का टोटल बेस था वो था हरियाली गाइडलाइंस, ठीक है, जो अपन ने 2003 में इंट्रोड्यूस किए थे, एज वेल एज द 2008 में जो न्यू गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस को कंपाइल करके इन लोगों ने IWMP प्रोजेक्ट को सैंक्शन किए थे। बहुत बड़ी स्कीम थी, बहुत बड़ा इसका प्रोजेक्ट एरिया था। अभी तक वाटरशेड डेवलपमेंट की जितने भी स्कीम्स आई हैं उसमें सबसे बड़ा इसका एरिया रहा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किए थे इसको 2008-9 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें अलग अलग बैचेस में सैंक्शन हुई थी, जैसे 9-10 में कुछ प्रोजेक्ट की सैंक्शन हुई, 10-11 में हुई, 11-12 में हुई, 12-13 में हुई, 13-14 में हुई, अलग अलग बैचेस में सैंक्शन हुई थी। ओवरऑल इसमें 2015 तक 820 प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन हुए थे राजस्थान में, ठीक है, जिसमें 32 डिस्ट्रिक्ट कवर थे, ओके। और ये बेस थी 2008 की गाइडलाइंस में, बट इसका जो प्राइमरी बेस है वो हरियाली गाइडलाइंस ही था, ठीक है। तो आज भी अपन जो स्कीम्स है उसमें हरियाली गाइडलाइंस का पूरा अपन देख सकते हैं, रूपरेखा मिलती है, ठीक है। बट कुछ इसमें चेंजेस किए थे जो 2008 में जो अपन ने नई गाइडलाइंस आई थी कुछ उसमें एडअप किए थे, ओके। देन 2015 में क्या हुआ, स्कीम का नाम चेंज करके कर दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ओके। तो ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी क्योंकि यहाँ पर IWMP था, IWMP अपनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो 2015-16 में लाए थे बाय DOLR, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसका डायरेक्टरेट नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ RD एंड PR के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी अपनी स्कीम्स है अब वो DOLR के अंडर आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। यही स्कीम्स को क्यों जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, जो वाटरशेड डेवलपमेंट की स्कीम्स या NRM की स्कीम्स होती है, उनको ये सैंक्शन करते हैं, उनको ये सुपरवाइज करते हैं, ओके।
तो 2015 में आया था एक्सेलरेटेड इरोजन बेनिफिट। अच्छा, इसमें क्या पीएमकेएसवाई में जब 2015 में इंट्रोड्यूस किए थे तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट बनाए थे, ठीक है। तो इसमें 4 कंपोनेंट थे। सबसे पहले था AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। इसका क्या काम था? टू फास्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑनगोइंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन एंड नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिकली इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके एक्सेलरेशन के लिए था। दूसरा था हर खेत को पानी HKKP, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बिग वाटर रिजर्वायर्स को जो है इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था हर खेत को पानी में, ठीक है। तो कैनाल्स के थ्रू, वाटर कोर्सेज के थ्रू जो है इरिगेट करते थे वाटर को, ठीक है। देन द PDMC, थर्ड इसमें कंपोनेंट है, इसका नाम था PDMC पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि MIS माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स आपको पता कौन कौन सी होती है? स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। इसको प्रमोट करने के लिए जो है PDMC लाया गया था। और फोर्थ कंपोनेंट था WDC वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट। तो जो WDC था पीएमकेएसवाई में वो बेसिकली आईडोलम्पी था, ठीक है। बट इसमें 3 स्कीम जो ये 3 कंपोनेंट इसको भी एड अप करके एक नई स्कीम लॉन्च कर दी थी पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ओके। तो इसमें जो फोर्थ कंपोनेंट था WDC, ये डेडिकेटेड था वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और जो 2015-16 से जो आईडब्ल्यूपी है उसको अब पीएमकेएसवाई WDC बोलना जाने लगा, ठीक है। तो उसका जो मेन जो स्कीम थी वो थी पीएमकेएसवाई, बट उसमें जो कंपोनेंट था जिसमें एक्टिविटी होती थी उसको बोलते थे WDC, ओके। देन अब आते हैं अपन पीएमकेएसवाई 2.0, ठीक है। तो 21-22 में जो है वो सेम स्कीम थी, स्कीम का नाम चेंज करके 2.0 कर दिया गया। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2021-22 में आई थी। वाटरशेड इंप्लीमेंटेशन की स्कीम थी, इसका नाम भी जो था पीएमकेएसवाई 2.0 WDC, ठीक है। इसमें भी सेम था, 4 कंपोनेंट होते थे जो वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड होते थे, उसको बोलते WDC, ओके। इसमें यूनिट कॉस्ट जो है यहाँ पर जो है वो आईडोलम्पी वाला तो जो यूनिट कॉस्ट 12,000 रुपए पर हेक्टेयर ले रहे थे, बट अब इसमें यूनिट कॉस्ट जो है रिवाइज करके हो गया 22,000 रुपीज पर हेक्टेयर फॉर द प्लेन्स एंड 28,000 रुपीज फॉर द हिली एंड डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो उसमें था 12,000, 18,000, और इसमें था 22,000, 28,000, ओके। अभी इसमें टोटल 159, ठीक है। आज की डेट तक जो है अभी भी ये रनिंग में है स्कीम, बाकी सब स्कीम क्लोज हो चुकी है। अभी जो फिलहाल में रनिंग है वो पीएमकेएसवाई 2.0 है, जिसमें अभी 159 प्रोजेक्ट, आज की डेट में 159 प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन है राजस्थान में। जो टोटल एरिया कवर कर रहे हैं वो 8.23 लाख हेक्टेयर है इन 41 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी फिलहाल ये स्कीम चल रही है जिसमें 159 प्रोजेक्ट है राजस्थान में, ओके। देन अपन बात करते हैं कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जो कि स्टेट में होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015-16 में, ठीक है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। इसमें अलग अलग फेजेस होते थे, ठीक है। हर एक ईयर में एक एक फेज आता था इसमें। तो इसमें एक ईयर में कुछ विलेजेस को या कुछ ब्लॉक्स के विलेजेस को, कुछ वाटरशेड एरिया को जो है वो टारगेट करते थे। वाटरशेड एरिया को टारगेट करने के बाद उसमें प्लानिंग करते थे, इंप्लीमेंटेशन करते थे, और उस एंड ऑफ द ईयर तक वो स्कीम जो है वो प्रोजेक्ट क्या है जो क्लोज हो जाता था, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते थे, बट इसमें जो है वो 2003 के हरियाली गाइडलाइंस के बेस्ड नहीं थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटरशेड एक्टिविटीज जो होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सिर्फ वही किया जाता था इसमें, ठीक है। तो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, इसमें कुछ नई अप्रोचेस आई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें जो 2008-2003 की गाइडलाइंस को नहीं लिया गया था, ठीक है। इसमें जो प्योरली वाटरशेड डेवलपमेंट के जो काम होते हैं, NRM के काम होते हैं, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के, सिर्फ वही कराया जाता था, ठीक है। तो इसमें 4 फेजेस हुए थे, ठीक है। 2015-16 में पहला फेज आया था, 16-17 में दूसरा आया था, 17-18 में तीसरा आया था, 18-19 में चौथा आया था। बट चौथा फेज जो है उसकी पूरा कंप्लीशन नहीं हो पाया था। 3 कंप्लीट फेज और एक जो है वो इनकम्प्लीट फेज हुआ था इसका, ठीक है। तो हर साल क्या होता था कि 5 से 8,000 हेक्टेयर का जो एरिया लिया जाता था, जो कि हर ब्लॉक में आता था राजस्थान के, ठीक है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इसलिए हर एक ब्लॉक में इसका सैंक्शन होता था। तो टारगेट क्या था इसमें? तो ट्रीट अराउंड द 21,000 विलेजेस ऑफ द राजस्थान, ठीक है। तो इसका टारगेट ये था कि 4 सालों में उसको 21,000 विलेजेस को जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्कीम थी जो बेसिक 4 वाटर कंसेप्ट में, मैं आगे आपको बताऊंगा। 4 वाटर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और सबसे पहले ये MJSA में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। और ये जो कंसेप्ट है ये लाया था हनुमंता राव जी ने, ठीक है। 94-95 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत आखिरी में जाके हुआ था 2015-2016 में, ठीक है। तो जो MJSA स्कीम आई थी उसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 4 वाटर कंसेप्ट का, ठीक है। हरियाली गाइडलाइंस का इसमें कुछ भी नहीं था, 2008 की गाइडलाइंस में कुछ नहीं था, इसमें था 4 वाटर कंसेप्ट के बेस पे, ओके। देन अपने पास स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम सेकंड वाली है, वो है RGGS, जिसका नाम था राजीव गांधी जल संचय योजना। सभी इसमें सब कुछ चेंज था, सॉरी सब कुछ सेम था इसमें, जैसा MJSA में था पूरा का पूरा वैसे ही था। इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, बट इसको 19-20 में लॉन्च किया गया था। इसमें भी 2 फेजेस आए थे, जिसमें एक फेज जो है
वो पूरा कंप्लीट हो गया था और सेकंड फेज जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था, जिसको नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई थी उसने कंप्लीट की थी। ठीक है, तो 19-20 में इसका आया था। गाइडलाइंस और अप्रोचेस सभी इसमें एमजे से जैसी थी और 2003 तक इसमें 2 फेजेस आए थे जिसमें इंप्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, ये कंप्लीट फेज था और इनकम्प्लीट फेज था। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आपको इनकम्प्लीट को भी मानना है कि ये फेजेस हुए थे इसमें। ठीक है, देन अपने पास में 2023-24 में एमजेसी 2.0। ठीक है, तो एक नया वर्जन आया था जिसको अपन बोलते थे न्यू वर्जन ऑफ द मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान, एमजेसी 2.0 के बाद नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें गाइडलाइंस और अप्रोचेस वैसी की वैसी थी, बस जो नया नाम चेंज हो गया था। स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, और यहाँ पर टारगेट था 20,000 विलेजेस को सैचुरेट करना है इन 5 ईयर्स। ओके ओके, तो ये इस स्कीम का टारगेट है और ये अभी भी चल रही है। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल भूजल स्कीम, अटल भूजल योजना जिसको अपन बोलते हैं एबीवाई। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 19-20 में आया था। ठीक है, 7 स्टेट 80 डिस्ट्रिक्ट 219 ब्लॉक्स में 29 ब्लॉक ऑफ इंडिया इसमें कवर किए गए थे। राजस्थान में इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट के 38 ब्लॉक के 1132 जीपीस को ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो क्राइटेरिया कहा गया था जो हाई वाटर स्टेट ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट के हिसाब से, जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल जो बहुत ड्रास्टिकली डिप्लीट हो रहा है और रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो बेसिकली जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी होती है, ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी होती है ग्राउंड वाटर की, जिसमें मतलब जो है एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिचार्ज। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी। सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में जो है वाटर स्टेट ब्लॉक्स जो है वो घोषित किए थे कि कौन कौन से वाटर स्टेट ब्लॉक्स है, सिर्फ उसमें ये स्कीम को आई थी और ये अभी भी चल रही है। ओके, देन अपने पास आया था जीसीएफ ग्लोबल क्लाइमेटिक फंड। ये बेसिकली जो है ये यूनाइटेड नेशंस ने इंट्रोड्यूस किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक फंड। 2018 में ये लॉन्च किया गया था राजस्थान में आने का, बट वो इमीडिएट क्लोज हो गया होगा। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है राजट, ड्रेनेज के लिए एकमात्र स्कीम आई है राजस्थान में, वो है राजस्थान एग्रीकल्चर ड्रेनेज एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कमांड एरिया होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक डैम बनते हैं तो उसकी कुछ नहरें निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैनाल्स निकलती हैं जहां जो बेनिफिशियल एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं कल्चरल कमांड एरिया, सॉरी जीसी ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, तो जो कोई भी डैम का जहां से बेनिफिशियल एरिया होता है, जहां इरिगेशन होता है उसको अपन बोलते हैं कमांड एरिया। ठीक है, इरिगेशन के टाइम में क्या होता है आपको पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है व्हाइल हैविंग द इरिगेशन। ओवर इरिगेट करते हैं लोग फील्ड को, तो होता क्या है कि वहां पर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी वाली जो है वो चीजें आती है। ठीक है, वो चैलेंजेस आते हैं। तो कमांड एरिया में जो ड्रेनेज है, ठीक है, एक प्रॉपर ड्रेनेज के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम आई थी जिसको अपन बोलते थे राजस्थान एग्रीकल्चर ड्रेनेज एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, ये 91-92 पे आई थी और ये कोलैबोरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और कनाडा गवर्नमेंट का। ठीक है, 91-92 में आई थी, इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था और ये 3 लोगों के कोलैबोरेशन से हुई थी। ठीक है, तो इसमें 10 ब्लॉक लिए गए थे 53,000 हेक्टेयर के, जो कि सीसीए था, कल्चरल कमांड एरिया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है। जो जीसीए में जो नेट एरिया होता है जो अंडर कल्टीवेशन होता है उसको अपन बोलते हैं सीसीए। ठीक, कल्चरल कमांड एरिया। और बेसिक जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम और सैलिनिटी की प्रॉब्लम जो है वो सीसीए में ही होती है, कल्चरल कमांड एरिया में ही होती है। ठीक है, इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट में इसको 7 टेस्ट साइट को जो है चंबल कमांड एरिया की, ठीक है, चंबल में जो डैम बना हुआ उसकी कमांड एरिया जो कि कोटा रीजन में आता है, उसमें जो है 7 साइट्स को जो है लिया गया था 410 हेक्टेयर का। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पस पायलट यूज में। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रिक्लेम द सैलिनिटी थ्रू द एसएसडी। एसएसडी क्या होता है? सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें एसएसडी का वर्क था, सब सरफेस ड्रेनेज का वर्क था। और ये जो है चंबल कमांड एरिया, उसके बाद में कुछ टाइम तक ये माही के कमांड एरिया में भी इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में। और आपको पता होगा जैसलमेर और उसमें जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, इसमें भी इसका जो है काम हुआ था राजट स्कीम में। अभी फिलहाल तो ये बंद हो गई स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो कमांड एरिया है उसके लिए जो है राजट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 3 रीजन में थी, एक तो चंबल के, एक माही के और दूसरा था सतलुज के, जो कि होता है गंगा नहर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके, तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, उस डिस्ट्रिक्ट में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ था। ओके, तो ये अपने पास होगी स्कीम्स। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं अप्रोचेस की। ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट की अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस होती है। पहले हालांकि 2015-16 के पहले जो अप्रोचेस वो कॉमन थी। ठीक है, मतलब जो इंप्लीमेंटेशन अप्रोच होती है, गाइडलाइंस अलग होता है। 2008-2003 की जो हरियाली गाइडलाइंस, कॉमन गाइडलाइंस, वो अलग होता है, बट इंप्लीमेंटेशन अप्रोचेस भी होती है। ठीक है, तो अपन को काम जो करवाना है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अपन को कराना है, वो किस तरीके से कराना और कहां कराना है। ठीक है, तो वो चीजें हरियाली गाइडलाइंस और 2008 की गाइडलाइंस में नहीं थी।
तो उसके लिए क्या अपने पास कुछ अप्रोचेस थी, वो अप्रोचेस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अप्रोच है फूड वाटर कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जो डेवलप की थी हनुमंत राव जी ने 94-95 में जो रिपोर्ट दिए थे उसमें जो इंट्रोड्यूस किए थे हनुमंत राव जी ने, ठीक है, फूड वाटर कंसेप्ट का। इनने ये बोले थे कि 4 टाइप के वाटर होते हैं, एक तो होता है रेन वाटर, एक होता है सॉइल मॉइस्चर, एक होता है ग्राउंड वाटर, एक होता है सरफेस वाटर। इन चारों का ट्रीटमेंट करना, इन चारों को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनने ऐसे अप्रोच दिए थे कि इन चारों को अपन को कंजर्व करना, अपन सिर्फ सरफेस वाटर की बात नहीं कर सकते, सिर्फ रेन वाटर की बात नहीं कर सकते, अपन को इन चारों वाटर को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपन को चारों को कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट आप 4 इसकी जो थीम का याद रख लीजिए, 4 वाटर कौन कौन से वाटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है उसके कैचमेंट एरिया के हिसाब से या ड्रेनेज ऑर्डर के हिसाब से बनाए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको मैंने बताया था कि ये अपने पास कोई एक वाटरशेड एरिया है, ओके, इसमें अलग अलग ऑर्डर्स की स्ट्रीम्स है, अलग अलग ऑर्डर्स की स्ट्रीम्स है, ठीक है। तो सिंगल ऑर्डर जो अनब्रांच स्कीम होती है, स्ट्रीम होती है, उसको अपन बोलते हैं सिंगल ऑर्डर। 2 सिंगल ऑर्डर स्ट्रीम बनती है, जैसे 2 सिंगल ऑर्डर बनी तो एक हो जाती है सेकंड ऑर्डर, 2 सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम बनती है तो थर्ड ऑर्डर में हो जाती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑर्डर्स इनने डिफाइन किए थे, स्टैंडर्डाइज किए थे कि बेस्ड ऑन ऑर्डर कौन सा स्ट्रक्चर कहां बनेगा, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी कितनी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक इनने इंट्रोड्यूस किए थे मिनी पर्कुलेशन टैंक। ये बेसिकली एम्बैंकमेंट टाइप का पॉन्ड होता है, जो आपने पढ़े थे फार्म पॉन्ड्स होते हैं ना 2 टाइप के, एक होता है आपके पास डगआउट टाइप फार्म पॉन्ड और एक होता है एम्बैंकमेंट टाइप फार्म पॉन्ड, ठीक है। तो फार्म पॉन्ड अपन उसको तब बोलेंगे जब उसको फार्म में बनाएंगे, ठीक है। बट ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये होती तो नॉन एरेबल एरिया में है, जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता, रिच पार्ट में ज्यादातर होती है, तो वहां पर अपन उसको फार्म पॉन्ड नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली अपन बोलेंगे टैंक। तो इसमें इंट्रोड्यूस किए थे, नाम थे ये मिनी पर्कुलेशन टैंक का। ये बेसिकली एम्बैंकमेंट टाइप पॉन्ड होता है, ओके। ये फर्स्ट सेकंड ऑर्डर बनाते हैं। जो बड़े टैंक्स होते हैं, एम्बैंकमेंट्स होते हैं, उसको अपन सेकंड से थर्ड ऑर्डर बनाते हैं। चेक डैम्स, जो कि बेसिकली आपको पता है एनीकट जिनको बोलते हैं, जो कि होता है स्टेट ड्रॉप स्पिलवे, ओके। तो उसको राजस्थान में एनीकट्स बोलते हैं, बेसिकली होता है चेक डैम्स जो कि वियर होता है, ठीक है। तो उसको थर्ड ऑर्डर अबव ऑर्डर में। एसजीपीटी है जो आउटलेट में बनाते हैं, एमपीटीपीटी। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सनगन पॉन्ड हो गया, कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स को थोड़ा याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कंटूर बंड्स, फील्ड बंड्स बनते हैं, फार्म पॉन्ड्स बनते हैं, एरेबल लैंड्स में, नॉन एरेबल लैंड्स में ये वाले स्ट्रक्चर बनते हैं। और जो मेन आउटलेट होता है, ठीक है, कोई भी वाटरशेड का मैंने आपको बताया था कि कोई एक सिंगल आउटलेट होता है, जिससे मान लेते हैं कि ये अपने पास वाटरशेड है, ये इसका कॉमन आउटलेट है, ठीक है। तो इसका भी एक ऑर्डर होगा, हो सकता है इसका ऑर्डर 4th 5th ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या होता था कि जो मेन ऑर्डर जो कॉमन आउटलेट होता है वहां पर एक छोटा सा डैम बनाएंगे, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे माइक्रो इरिगेशन टैंक या माइक्रो स्टोरेज टैंक्स, ठीक है। अगर उसका पर्पस अपन इरिगेशन के लिए कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर अगर कैनाल्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो उसको अपन बोलते थे एमआईटी। और सिर्फ उसका स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर वाटर स्टोर करके देन उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए या लोकली जो है वो उसको यूज कर रहे हैं, कैनाल्स का जो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अपन उसको बोलते थे माइक्रो स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो ये 2 टाइप की एक्टिविटीज इसमें होती थी, एमएसटी और एमआईटी। तो इसका कंसेप्ट क्या था कि जो वाटरशेड से जितना भी रन ऑफ जनरेट हो रहा है उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसको पहले तो ऊपर जाके अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना उस वाटरशेड एरिया में, जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। उसके बाद भी अगर वाटर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको आउटलेट में जाके रोक देना है, ठीक है, एक बड़ा टैंक बना के उसको रोक देना है, ठीक है। तो ये अप्रोच था 4 वाटर कंसेप्ट का, ठीक है। तो एमजे से 2015-16 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें 4 वाटर कंसेप्ट के हिसाब से ही जो है वो काम को लेना चालू हुआ था। एक 4 वाटर कंसेप्ट के नाम से क्या है कि एक सेपरेट स्कीम भी आई थी, ठीक है। अप्रोच उसकी सेम यही थी, बट उसका नाम था 4 वाटर कंसेप्ट, ठीक है। बट इस कंसेप्ट में क्या है कि एमजेसी में भी जो है इसका थोड़ा यूज किया गया है इस कंसेप्ट का, और आज भी जो इंप्लीमेंटेशन होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम का, वो 4 वाटर कंसेप्ट के बेस पे ही होता है, ओके। दूसरी अप्रोच है अपने पास रिस्क टू वैली अप्रोच। ये बहुत कॉमन अप्रोच है, जनरल अप्रोच है। वो 4 वाटर कंसेप्ट मतलब 2015-16 के पहले जितने भी स्कीम्स आई हैं, तो उस स्कीम्स पे ये रिस्क टू वैली अप्रोचेस ही अपनाया गया है, जिसको अपन टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो टोटल वाटरशेड एरिया को 3 रीचेस में बांट देते थे, जिसमें होता था अपर रीच, मिडिल रीच और लोअर रीच। अपर रीच बेसिकली होता था हिली लैंड, ठीक है। ये अपन आप बोल सकते हैं जो ड्रेनेज डिवाइड का जो एरिया है उसके आसपास का, इसको अपन बोलते थे अपर रीच, ठीक है। इसमें क्या होता था, वेलोसिटी हाई होती थी क्योंकि स्लोप ज्यादा होता था, बट इसमें अपन यूजुअली टेम्परेरी मेजर्स बनाते थे गली कंट्रोल के, ठीक है, और कंजर्वेशन मेजर्स अपन यूज करते थे नॉन अर्बन लैंड्स का, ओके। मिडिल रीच जो है, जो कि बीच वाली रीचेस होती थी, ठीक है,
ये अपने पास मिडिल रीच हो गई। इसमें मिड टू जेंटल स्लोप होता है और इसमें कुछ एरेबल लैंड भी हो जाता है, ठीक है। आपको देखे होंगे कि अगर कंजर्वेशन मेजर्स नहीं है तो हिल पार्ट में जो है वो कल्टीवेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो जो कल्टीवेशन होता है वो कुछ मिडिल रीचेस से ही चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरेबल लैंड्स आने लगते हैं। इसमें सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते थे क्योंकि इनमें जो कैपेसिटी है वाटर की वो थोड़ी कम होती थी, ठीक है, मतलब थोड़ी मीडियम होती थी, इसलिए इसमें सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते थे और इंजीनियरिंग मेजर यूज करते थे एरेबल लैंड में, ओके, जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है। लोअर रीचेस क्या होता था कि यूजुअली जो ये मेन आउटलेट उसके आसपास का एरिया होता था जहां ट्रिब्यूटरीज जो ज्वाइन हो रही थी, ठीक है। इसमें क्या नियरली लेवल लैंड होता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इसमें जो है वो कम होता है बट वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो लोअर रीचेस में यू शेप की गलीज मिलती हैं, मिडिल और अपर रीचेस में वी शेप की गली मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो वो हाई होता है बट वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है लार्ज होता है। मोस्ट है द यू शेप गलीज होती है या लेवल एरेबल लैंड होते हैं। इसमें परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आपको मैंने बताया था यू शेप गलीज के लिए एग्रोनॉमिकल मेजर्स यूज करते हैं एरेबल लैंड्स में, और कुछ कुछ जगह इंजीनियरिंग मेजर्स भी यूज करते हैं। एग्रोनॉमिकल मेजर्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नीचे का जो कल्टीवेशन लैंड होता है वो नियरली लेवल्ड होता है, ठीक है। तो वहां पर अपन एग्रोनॉमिकली मेजर यूज कर सकते हैं इरोजन कंट्रोल के लिए, ठीक है। और कभी कभी जो है वो इंजीनियरिंग मेजर्स यूज करते हैं, ठीक है। बट एरेबल लैंड मिडिल रीच में है तो वहां पर अपन इंजीनियरिंग मेजर यूज करते हैं क्योंकि वहां पर स्लोप जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ये हो गया अपने पास अपर रीच, ये हो गया मिडिल रीच, ये हो गया लोअर रीच, ओके। देन अपन बात करते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट। ये बेसिकली कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया को ट्रेड करने के लिए अप्रोचेस होती हैं। इसका पर्पस क्या होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट का? कि आप मान लेते हैं कि ये कोई एक डैम है, ठीक है। इस डैम से क्या होता है कि दो स्ट्रीम्स निकलती है, अपन बोलते हैं इसको मेन स्ट्रीम, ठीक है। मेन स्ट्रीम भी होती है, एक लेफ्ट हैंड कैनाल, एक होती है राइट हैंड कैनाल, आरएससी और एलएससी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं मेन कैनाल्स, ठीक है। मेन कैनाल में क्या जाके होता क्या है कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी की होती है मेन कैनाल्स। देन उसके बाद में ये डिवाइड हो जाती है ब्रांच कैनाल्स में, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि ये कोई कैनाल निकली, ये आगे जाके ब्रांच कैनाल में जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है। ये आगे आगे जाके ब्रांच कैनाल बन गई। ब्रांच कैनाल जो है वो जो ट्रिब्यूटरीज में जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मेजर और माइनर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ठीक है। तो ये मेजर और माइनर ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एरेबल लैंड होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग टेक्निक्स हैं, ओके। तो माइनर के बाद क्या होता है कि जब ये एरेबल लैंड में एंटर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे अपन को वाटर कोर्सेज बनाना पड़ता है जो कि ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था वाराबंडी और नालाबंदी अपन यूज करते हैं, तो ये ओल्ड टेक्निक्स थी, ठीक है। बट होता क्या था कि न्यू अप्रोचेस में क्या था कि जो माइनर जो है वो आने के बाद में यहाँ पर कुछ अपन को अप्रोचेस यूज करना पड़ता था फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर छोटे छोटे जो है वाटर कोर्सेस बनाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे इसमें नाली के हिसाब के जो वाटर कोर्सेस बनते थे, ये वाले वाटर कोर्स बनते थे, ठीक है। तो इसको अपन बोलते थे कि कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये एरेबल लैंड में यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये अपने पास कोई एक मेन कैनाल है, इससे ब्रांच कैनाल निकल रही है, देन यहाँ से माइनर्स निकलते हैं, ठीक है। माइनर्स के बाद में अब ये जो अपने पे ये माइनर्स निकलते हैं, ठीक है। माइनर जो है एरेबल लैंड में अब जो है आ गया, ठीक है। बट इसका पानी जो है यहाँ तक अपन को पूरे एंड तक पहुंचाना पड़ेगा, टेल तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर माइनर्स का सॉरी जो वाटर कोर्सेस उसका कंस्ट्रक्शन करते थे, इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को अपन बोलते थे कैनाल एरिया डेवलपमेंट। हालांकि इसमें जो है सिर्फ वाटर कोर्सेस का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के इसमें इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का भी मेजर कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो एरेबल लैंड है उनके डेवलपमेंट भी अपन करते हैं, उसको लेवल करने के लिए डेवलपमेंट करते हैं कि उसमें जो अंडुलेशन ना रह जाता, तो ओवरऑल जो है अपन वो डेवलपमेंट करते हैं अपन कमांड एरिया का। इसको अपन बोलते हैं सीएडी अप्रोच या कमांड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। और इसमें जो वर्क्स को अपन यूज करते हैं वो बोलते हैं ऑन फॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो सीएडी में क्या होता है, सीएडी में सभी चीज इंक्लूड है, मेजर भी इंक्लूड है, माइनर भी इंक्लूड है, सभी चीज इंक्लूड है। बट जो बेसिकली जो फार्म में अपन यूज करते हैं, ठीक है, अपन को ये ऊपर वाला जो पार्ट है मेन स्ट्रीम, ये सब चीज जो है ये डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, ये हैंडल करता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि ये जो माइनर के बाद में जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉन एरोसिव वेलोसिटी से, कैसे उस कल्टीवेशन एरिया का डेवलपमेंट करना है, उसको लेवल करना है, उसको एक सही तरीके से उसको वहां पर एक शेप देना है, ठीक है। तो ये काम जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑन फार्म डेवलपमेंट, और यही अपना जो मेन पर्पस है, ठीक है। तो कमांड एरिया में अंडर में आता है ऑन फार्म डेवलपमेंट, ठीक है। सफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर इसका पर्पस होता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे फील्ड चैनल्स और कन्वेंस, जिसको अपन बोलते हैं वाटर कोर्सेज, जो कि मैंने आपको ये बताया था, ये इसको बोलते हैं फील्ड चैनल्स या कन्वेंसेस, ठीक है।
वाटर कोर्सेस। इसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं अपन, कुछ कंट्रोल गेट्स भी बनाते हैं इसमें, क्योंकि अपन को प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो कुछ जगह अपन कंट्रोल गेट्स भी बनाते हैं कि एक मेजर क्वांटिटी में ही वाटर जो है उसको छोड़ा जाए। ओके, कुछ क्रॉसिंग्स भी बनाते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि कोई एरेबल लैंड है तो बीच में कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोकल रोड्स होती हैं, ठीक है, पक्की रोड नहीं होती, कुछ गाँव की रोड होती है जिसमें ट्रैक्टर्स वगैरह जाते हैं, तो उसके बीच में क्या कुछ क्रॉसिंग्स होती है, उसमें अपन को कलवर्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। देन सरफेस ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें था, जो कि सब सरफेस ड्रेनेज नहीं था, सरफेस ड्रेनेज तो क्या बहुत एक्सपेंसिव होता, बट कुछ सरफेस ड्रेनेज था, तो उसमें एक प्रॉपर कन्वीनियंस देना, प्रॉपर आउटलेट देना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देना, ठीक है। फार्म पॉन्ड्स भी था उसमें कि फार्म पॉन्ड्स का भी कंस्ट्रक्शन करना है अपन को एरेबल लैंड्स में। फील्ड चैनल प्रोटेक्शन वर्क्स, तो ये वाटर कोर्सेज क्या होती हैं कि जरूरी नहीं इसमें लाइंड होती है, ठीक है, ये अनलाइंड भी होती है, कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है, दोनों टाइप की होती है, तो एज पर द साइड जो कंडीशन, वो दोनों टाइप की अपन जो है वाटर कोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। तो जो कच्ची है वाटर कोर्सेज, ठीक है, अर्थवर्क वाली जो वाटर कोर्सेज अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है तो उसको अपन लाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑन फॉर्म डेवलपमेंट में आता है। लैंड शेपिंग, स्मूथिंग, ग्रेडिंग, लेवलिंग, ये सब काम भी जो है ये ऑन फॉर्म डेवलपमेंट का काम है, जो कि कमांड एरिया डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अपना एंड लेक्चर का, इसके बाद भी अगर कुछ टॉपिक्स मिस हो रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।